हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मराठी अक्षर भारती इयत्ता 9वीं का लेसन नंबर 8 सखू आजी इसका एक्सप्लेनेशन स्टडी करेंगे। इसके ऑथर है राजन गवस। तो इस लेसन में क्या है, प्रस्तुत पाठात सखू आजीच्या मनातील जुन्या नव्या जीवन मूल्यांविषयीचे भान, यानी इस प्रेजेंट लेसन में गांव में एक बूढ़ी औरत थी सखू आजी। उसके मन में जूने नए जीवन मूल्य, वैल्यूज ऑफ लाइफ के बारे में जो उसके ख्यालात थे उसका भान। तिची प्रगतिशील दृष्टि, उसका बहुत प्रोग्रेसिव नज़रिया था, अपने वक्त से आगे सोचती थी। निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग भी उसकी बहुत अच्छी थी। माणसांवरचे प्रेम अतिशय सहजतेने व ओघवत्या शैलीत लेखकांनी वर्णन केले आहे और इंसानों के प्रति उसका प्यार ये बहुत ही आसानी के साथ ओघवत्या शैलीत बहुत फ्लोइंग स्टाइल में लेखक ने डिस्क्राइब किया है। तो चलो हम लोग रीड करते हैं सखू आजी के बारे में। सखू आजी परवा वारली। तो सखू आजी परसों उनकी डेथ हो गई, वारली डाइड। ही गोष्ट कदाचित सांगण्या इतपत महत्त्वाची नसेल, तो ये बात शायद कहने के इतने इम्पोर्टेंस नहीं है। आप लोग को शायद कोई इम्पोर्टेंस नहीं लगे इसमें, कारण आपण कितीतरी मृत्यू रोज अनुभवत असतो, क्योंकि हम लोग बहुत सारे डेथ रोज सुनते रहते, एक्सपिरियंस करते रहते हैं। मग सखू आजी मरण पावली याला विशेष महत्त्व काय? तो फिर सखू आजी वो बूढ़ी थी तो उसकी डेथ हो गई, तो इसमें क्या खास बात है? असा प्रश्न कोणीही उपस्थित करू शकेल। ऐसा क्वेश्चन कोई भी उपस्थित जो यहाँ मौजूद है वो पूछ सकता है। याबाबत मला काहीही म्हणायचे नाही, तो इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहना है। तरीही सखू आजीचा मृत्यू मला खोलवर जखम करून गेला, लेकिन फिर भी सखू आजी का जो मृत्यू हो गई उसने मेरे दिल के अंदर बहुत डीप जखम कर दिया। आपलं असं काही हरवलं असं मला आजही वाटतंय। तो मेरा कुछ अपना पर्सनल गुम हो गया, हरवलं, लॉस्ट, मिसिंग, ऐसा मुझे आज भी लगता है। माझ्या जगण्यातलं एक शुभ्र निरभ्र काही संपलं अशी एक पोकळी वाढते। तो मेरे जिंदगी में से एक शुभ्र निरभ्र, शुभ्र यानी बहुत ब्राइट और निरभ्र यानी क्लाउडलेस, एकदम ब्राइट स्काई के जैसा कुछ तो भी खत्म हो गया। ऐसी पोकड़ी, पोकड़ी यानी ऐसा खालीपना मेरे मन में फील होता है। कौन सखुआ जी? कौन थी ये सखुआ जी? माझी कौन लागत होती थी? मेरी क्या लगती थी वो? कोणीच नाही, कोई भी नहीं। न माझ्या जातीची न पातीची, न मेरे जात की थी न मेरे पात की थी, यानी मेरे कोई रिलेटिव भी नहीं थी। पण तरीही ती माझ्या जवळची होती, लेकिन फिर भी वो मेरे बहुत करीब थी। रक्ताच्या माणसा इतकीच, यानी ब्लड रिलेशन हो इतनी ही वो मेरे करीब थी। सखू आजीचं वय वर्षे 90। सखू आजी की उम्र 90 साल थी। हातात काठी, हाथ में लकड़ी, अब उनका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। वाकून कमान झालेलं शरीर, और शरीर बेंड होके कमान झालेला, बेंड हो गया था, बूढ़े लोग का जो झुक जाते वैसा था। चेहरा सुरकुत्यांनी भरलेला, और उनका चेहरा सुरकुत्या, व्रिंकल्स, बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी तो पूरे व्रिंकल से चेहरा भरा हुआ था। सखू आजी गल्लीतून जाताना कोणी सहज म्हटलं, आजी कुठं चाललीस? सखू आजी गली में से जा रही है और किसी ने पूछ लिया कि आजी तुम कहाँ जा रही हो, तर लगेच उत्तर, तो फौरन जवाब आता था, कुठे जातोय बाबा? म्हातारा माणूस, अरे कहाँ जाएंगे बाबा? बूढ़ा इंसान, हाड गेली वड्याला, बघा माझ्या मड्याला। तो इस तरीके से पोएट्री में वो बात करती थी। हाड गेली वड्याला, मेरी हड्डी तो चले गई शमशान में, बघा माझ्या मड्याला, अब आप मेरे प्रेत को, मेरे कॉर्प्स को देखो। म्हातारी काय बोलते हे सगळ्यांना समजलंय असं नाही। तो म्हातारी क्या कह रही है ये सबको समझ में आता था ऐसा नहीं, यानी वो बहुत पोएटिक लैंग्वेज बोलती थी। पण प्रत्येक जन तिच्याशी बोलायचा प्रयत्न करतो, लेकिन हर एक जन उससे बात करने की कोशिश करता था। म्हातारी प्रत्येकाशी बोलते और बुढ़िया भी हर एक से बात करती थी। मला सखू आजी नेहमीच एक कविता वाटते। मुझे तो सखू आजी हमेशा एक पोएट्री के जैसी लगती है। ती कवितेत बोलते, वो कविता में बोलती है, पोएट्री में बात करती है। कवितेत जगते, वो कविता में ही जीती है। तिच्या इतका प्रचंड भाषिक ज्ञान मला कोणाकडं दिसला नाही। उसके ज़्यादा, इतना ज़्यादा भाषा का नॉलेज, लैंग्वेज का नॉलेज मुझे और किसी में कभी नहीं दिखा। सखू आजी सहज बोलायला लागली तरी एक कविताच बोलायची। सखू आजी नॉर्मली किसी से बात भी करती थी तो ऐसा लगता था कि एक कविता ही बोल रही है। म्हणजे कोणी म्हटलं, जैसा कि अगर किसी ने कहा,
म्हातारी गप्प घरात बसायचं सोडून कुठं निघालीस मरायला? के बुढ़िया घर में चुपचाप बैठना छोड़कर तू कहाँ मरने निकल गई? तो तर ती लगेच म्हणायची, तो फौरन जवाब देती थी, मरण लोकाला शरण दिकाला. अब ये सब कविता में बोलती है वो. मरण लोकाला यानी लोगों को सिर्फ मौत दिखती है, शरण दिकाला, लेकिन चिता में जलकर आत्मा तो इमॉर्टल हो जाती है. आत्मा को मौत नहीं है. माझा कपाळ भरला आभाळ. माझा कपाळ, मेरा माथा, मेरा नसीब ऐसा है जैसा कि बारिश में बादलों से भरा हुआ आसमान, यानी बहुत अच्छा नसीब है. मरल मानुस झिझल कानुस. मरे हुए इंसान की मिसाल ऐसी है जैसे सड़ के गल गया हुआ कॉर्न, फसल सड़ जाती है तो वैसे ही मरे हुए इंसान की मिसाल है. म्हातारी नवसाची भरून ओरायची. बुढ़िया बहुत नवसाची, बहुत नसीब से आपको मिली है, भरून ओरायची. अब इसको अपने दिल में समा लो, इसकी कदर कर लो. हे सगळं ती जुडवून बोलायची असं नाही, पण ती बोलायला लागली की आपोआप तिच्या तोंडातून ते बाहेर यायचे. तो ये सब वो बनाकर, पोएट्री बनाकर बोल रही है ऐसा नहीं था, लेकिन वो बोलने लगती थी तो अपने आप ही उसके मुंह से ये पोएट्री निकलती थी. यानी वो इतनी ज़्यादा भाषा में एक्सपर्ट थी कि वो पोएट्री में ही बात करती थी. तिच्याशी बोलताना एक अवर्णनीय आनंद मिळायचा. उससे बात करते हुए एक अनडिस्क्राइबेबल खुशी मिलती थी. लहानपणी शाळेला जाता जाता आजी आम्हाला गोळा करून बसायची. तो जब हम छोटे थे और स्कूल जाते थे तो उस वक्त में आजी हमको जमा करके बैठ जाती थी. शेतातल्या देवाच्या गोष्टी सांगायची. तो खेत के भगवान की स्टोरी सुनाती थी. आजीची गोष्ट कधी कधी आठवडा आठवडा चालायची. तो आजी की जो गोष्ट थी, स्टोरीज थी, कभी कभी तो हफ्ते हफ्ते चलती थी. शाळेला जाताना काही वेळ, शाळेहून येताना काही वेळ, असा तो ठरलेला कार्यक्रम असायचा. स्कूल जाते हुए कुछ वक्त और स्कूल से आते हुए कुछ वक्त, ऐसा वो ठरलेला कार्यक्रम असायचा. ऐसा वो एक हमारा प्रोग्राम ही था, फिक्स टाइम था. उस टाइम पे वो स्कूल जाने के टाइम पे कुछ टाइम और स्कूल से आने के वक्त कुछ टाइम रोज हमको स्टोरी सुनाती थी. एकदा आजीने एक गोष्ट सहज सुरू केली. एक दिन आजीने एक स्टोरी नॉर्मली स्टार्ट की आणि संपवली और उसको ख़त्म भी कर दिया. पण ती माझ्या मनात दीर्घकाळ रेंगाळली. लेकिन वो स्टोरी मेरे मन में दीर्घकाळ, बहुत वक्त तक रेंगाळली, लिंगरिंग थी. वो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही थी. क्या थी वो स्टोरी? आजी म्हणाली, शेतात एक सांप होता. आजीने कहा, खेत में एक सांप था. त्याचा माणूस झाला, वो इंसान बन गया. त्याला पंख फुटले, उसके पर निकल आए. तो समुद्रावर गेला, वो समंदर के ऊपर चला गया. 4 तप तपश्चर्या केली. तप होता है 12 साल, तो 4 तप यानी 48 ईयर्स उसने तपस्या की. परत आला, फिर वो रिटर्न आया. त्याचा बैल झाला, उसका बैल बन गया. खांदा मडला, उसके कांधे के ऊपर वो प्लो रखे गई. नांगर जुंगला और प्लो बनाकर उसको फसल चलाई गई. फाड़ाला नागिन डसली. फाड़ यानी वो प्लो के नीचे एक मेटल ब्लेड होती है जिससे ज़मीन खुदती है, उसको नागिन ने डस लिया. बैलाची दातकुड्डी बसली. तो बैल का दातकुड्डी बसली यानी लॉकिंग ऑफ जॉज इन पेन, नम हो गई बैल. नांगराची नदी झाली. अब उस नांगर का उस प्लो की नदी बन गई. बैलाला आंघोळ घातली, उसने उस बैल को नहलाया. त्याचा साप झाला और फिर उसका सांप बन गया. नागिणीला घेऊन पळाला और उस नागिन को लेकर भाग गया. हे सांगताना आजीच्या चेहऱ्यावरचे बदलणारे भाव, ये स्टोरी सुनाते वक्त आजी के चेहरे पर जो भाव, एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे थे, हातांच्या हालचाली और उसके हाथ के जो इशारे हो रहे थे, या साऱ्यातून हे सारं आपल्यासमोर घडतं आहे. तो इससे ऐसा लगता था कि ये हमारे सामने एक्चुअल में हो रहा है, आपण पाहत आहोत, हम उसको देख रहे हैं, असं वाटून अंगावर शहारे यायचे. ऐसा फील होकर आंग के अंदर, अंग के ऊपर शहारे यायचे. थ्रिल, एक्साइटमेंट आ जाता था एकदम, जैसे हम खुद आंखों से देख रहे. इतना अच्छे से वो एक्सप्लेन करती थी. ही गोष्ट ऐकल्यानंतर कित्येक दिवस ही गोष्ट माझ्या स्वप्नात जशीच्या तशी घडायची. तो ये स्टोरी सुनने के बाद बहुत दिनों तक ये स्टोरी मेरे ख्वाब में, मेरे सपने में जैसी की वैसी होती थी, आती थी. बैल आंघोळ करायला लागला कि डोळे टक्क उघडे पडायचे. उस स्टोरी में जब बैल नहाने लग जाता था तो आंख मेरी खुल जाती थी. डोळे टक्क उघडे, वाइड ओपन, आंख एकदम खुल जाती थी, नींद गायब हो जाती थी. तिथून पुढं झोपच लागायची नाही. उससे आगे नींद ही नहीं आती थी. कधीतरी आपल्या स्वप्नातला साप नागिन घेऊन जाईल आणि आपल्याला हे स्वप्न पडायला बंद होईल असं वाटायचं. कब मेरे सपनों में वो सांप, ये स्टोरी खत्म हो जाएगी और नागिन को लेके भाग जाएगा और फिर ये सपना मुझे आना बंद हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता था. पण पण कैक वर्षात असं कधी घडला नाही. लेकिन बहुत सालों में भी ऐसा कभी हुआ नहीं. कैक महीने
ही कथा कधी अचानक स्वप्नात येतेच. ही स्टोरी कभी कभी अचानक मेरे ख्वाब में आ ही जाती है. आजीनं कैक गोष्टी सांगितल्या. आजीने बहुत सारी स्टोरी सुनाई थी, पण एवढीच कशी मेंदूत रुतून बसली हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. लेकिन यही स्टोरी क्यों मेंदू में रुतून बसली, मेंदू यानी दिमाग, रुतून बसली यानी रूटेड इन द माइंड, निकल नहीं रही है दिमाग से, ये प्रश्न का मेरे पास जवाब नहीं है अभी तक. क्यों ऐसा हुआ? त्या काळी आणि त्यानंतर या गोष्टीचा अर्थ आजीला विचारला होता तर ती फक्त हसायची. तो उस जमाने में भी और बाद में भी इस गोष्ट का, स्टोरी का क्या मतलब है, ये मैंने आजी से पूछा था तो वो सिर्फ हंसती थी. मध्येच एकदा म्हणाली, बीच में एक बार उसने कहा, गाव गर्तीला सपान धरतीला, धरती दुआपली माती हराकली. आता हे कोणाला कळणार? तो उसका मीनिंग तो नहीं बताया उन्होंने, एक नया जुमला बता दिया. क्या बताया? गाव गर्तीला सपान धरतीला. गाँव अगर अच्छा हो तो धरती को भी अच्छे स्वप्न आते, अच्छे ख्वाब आते हैं. धरती दुआपली माती हराकली, और धरती दुआपली यानी धरती ब्लेस्ड हो जाती है और मिट्टी में से अच्छी फसल होती है अगर गांव के लोग अच्छे हो. आता हे कोणाला कळणार? अब इसका मीनिंग किसको समझ में आए? नंतर म्हातारीला काहीच विचारलं नाही. उसके बाद से मैंने बुढ़िया से कुछ भी नहीं पूछा. सखू आजी गावातल्या कोणाच्याही बारशाला, लग्नाला, मैताला हटकून पुढं असायचीच. तो सखू आजी का एक कैरेक्टर बता रहे हैं कि गांव में किसी का बारसा यानी छोटे बच्चे का नाम रखने की जो सेरेमनी होती है, या लग्न, मैरिज, या मैयत किसी की डेथ हो गई, तो हर चीज़ में वो सबसे आगे रहती थी. सगळं तिच्या म्हणण्यानुसार चालायचं. सब उसके कहने के मुताबिक चलते थे. सारा प्रोग्राम अब क्या करना है, अब क्या करना है, उसके कहने के मुताबिक होता था. तिच्या शब्दाला चॅलेंज नसायचा. उसने जो कह दिया उसको कोई चॅलेंज नहीं करता था. गावातल्या बापाई माणसात ती एकदम बरोबरीनं वावरायची. तो गांव के जो बापाई लोग यानी जो मेल एल्डर्स थे, गांव के बड़े लोग, पंच लोग, उनके साथ में वो बराबर चलती थी. एकदा गावच्या लक्ष्मीची जत्रा ठरली. एक बार गांव में लक्ष्मी की जत्रा यानी फेयर, फेस्टिवल ठहरा. ईड़ो पडली, गांव को एन सर्कल कर लिया गया. चाकबंदी झाली. चाकबंदी यानी कोई भी कार्ट, बुलक कार्ट या जो भी चलती होगी गांव में, वो गांव में नहीं आएगी, उस पर बैन लगा दिया गया. अशात गावातली वस्तू बाहेर जाऊ द्यायची नाही असा नियम. अब उस वक्त में गांव की कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगी, ऐसा नियम था, ऐसा कानून था गांव का. अशात सातबा घोरपाड्याचा पोरगा वावग वागला. तो इस टाइम पे क्या हुआ, सातबा घोरपाड्या ये किसी का नाम है, उसका पोरगा, उसका लड़का वावग वागला. उसने इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर किया, अनलॉफुल, कुछ कानून तोड़ा उसने. गांव बैठक बसली. तो गांव में पंचायत बैठी. पंच म्हणाले, पंचों ने कहा, रिवाजानुसार सातबाच्या पोराला दंड कराच. के रिवाज के मुताबिक, कानून के मुताबिक सातबा के लड़के को दंड, शिक्षा, पनिशमेंट होना चाहिए. सगळ्यांनी माना डोलावल्या. सबने अपनी गर्दन हिलाई कि हाँ सही है. निर्णय फाइनल यानी फाइनल डिसीजन हो गया. एवढ्यात म्हातारी उठली. इतने में बुढ़िया खड़े हो गई. म्हणाली, कहने लगी, पोरगा मांडीवर घाण करतोय म्हणून मांडी कापता व्हाय. यानी उसने कहा, अगर छोटा बच्चा आपके मांडी पर, आपके लैप पर टॉयलेट कर दे कुछ, तो आप अपनी मांडी काट लेते हो क्या? सगळे टाळा पगडून बघायला लागले. तो सब जन एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से डम फाउंडेड देखने लगे. बोलायचं काय? आजी के सामने तो कोई कुछ बोल नहीं सकता था. शेवटी सगळे उठले. आखिरकार सब जन उठ गए. आप आपल्या घराच्या वाटेला लागले. अपने अपने घरों के रास्ते पर निकल गए. सातबाच्या पोराला कोणीच काही बोललं नाही. सातबा के लड़के को किसी ने भी कुछ नहीं कहा. म्हातारीची गावाला भीती होती. म्हातारी से, बुढ़िया से लोग डरते थे. यानी बहुत फर्म कैरेक्टर की लेडी थी. अब दूसरी स्टोरी. एकदा सखू आजी गावातल्या आया बाया गोळा करून आमच्या घरात आली. एक बार सखू आजी गांव के आया बाया औरतों को जमा करके हमारे घर में आई. तेव्हा मी कॉलेजात होतो. उस वक्त मैं कॉलेज में था. आमच्या भागात तेव्हा प्रौढ साक्षरतेचे वर्ग जोरात होते. हमारे इलाके में उस ज़माने में प्रौढ साक्षरता यानी एडल्ट एजुकेशन का वर्ग, क्लास बहुत ज़ोरों में चलती थी. पण आमच्या गावात एक ही चालत नव्हती. लेकिन हमारे इलाके में तो बहुत चल रहा था. हमारे गांव में एक भी ऐसी क्लास नहीं थी, कोई पढ़ाने वाला नहीं था. म्हातारी सगळ्या आया बायांच्या समोर म्हणाली. बुढ़िया ने सारी औरतों के सामने कहा, आमचं पोरगं एवढं काय काय शिकलंय, हमारा बच्चा इतना क्या क्या सीखा हुआ है. आपल्याला दूसरा मास्तर कशाला पाहिजे, हमको दूसरे टीचर की क्या ज़रूरत, तूच शिकव आम्हाला, तू ही हमको सिखा. सखू आजी 15 दिवसांत वाचायला शिकली. सखू आजी सिर्फ 15 दिन में रीडिंग करना सीख गई. यानी इतने उम्र में भी इतना शार्प माइंड था उसका.
सगळ्या बायकांना शिकवत सुटली. अच्छा सीखकर बैठ नहीं गई, सब औरतों को सिखाने लगी. त्यावेळी आमच्या गावचा सरपंच अंगठेवाला होता. तो उस वक्त में हमारे गांव का जो सरपंच था वो भी अंगठेवाला यानी अंगूठा छाप इलिटरेट था. त्याला तिनं चावडीतच गाठलं. उसने उसको चावड़ी में ही पकड़ लिया. चावड़ी वो जो सरपंच लोग की मीटिंग की जगह होती है. आठवड्यात सही पुरता साक्षर केला. 1 हफ्ते में उसको अपनी सिग्नेचर कर सके इतना तक लिटरेट बना दिया. आमच्या गावातला चोपड़ा यांचा पोरगा पहिल्यांदा पोलीस झाला. हमारे गांव में एक चोपड़ा थे, उनका लड़का सबसे पहले पोलीस बना. म्हातारीने गावच्या बायका गोळा करून त्याला ड्रेसवर ओवाळलं. तो बुढ़िया ने गांव की सब औरतों को जमा करके उसके ड्रेस पर ओवाळने यानी वैसा आरती किया, उसकी नज़र उतारी. दही साखरेनं तोंड गोड केले और दही और शक्कर मिला के उसका मुंह मीठा कराया. गांव म्हणजे म्हातारीचा गोतावळा. पूरा गांव जैसे म्हातारी का रिलेटिव्स ही थे, उसका फॅमिली ही थी. तिला गावातल्या सगळ्या लहान थोरांमध्ये आपलं घर दिसायचं. उसको गांव के हर छोटे बड़ों में अपना घर ही दिखता था. सखू आजी शिकली सवरली असती, शहरात जन्मली असती तर कुठल्या कुठे पोहोचली असती. अगर शक्कू आजी सीखी होती, लिटरेट होती, स्कूल गई होती या किसी शहर में उसका जन्म हुआ होता तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाती, यानी बहुत बड़ी कोई लीडर बनती. इतकी प्रचंड बुद्धी तिला लाभली होती, इतना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस उसके पास थी. पण ते तिच्या नशिबात नव्हतं. लेकिन वो उसके नसीब में नहीं था. वो छोटे से गांव में पैदा हुई म्हणून काही बिघडलं नाही. तो इसमें कोई चीज़ का नुकसान नहीं हुआ, कुछ बिगड़ा नहीं. तिनं सगळं तिच्या हयातीत काबीज केलं होतं. उसने सब कुछ अपनी हयात में, अपनी ज़िंदगी में काबीज केलं, कब्जा कर लिया था. यानी सारी चीज़ उसने हासिल कर ली थी. सकू आजी मरण पावली. अब सकू आजी की डेथ हो गई. लहान पोरांपासून म्हाताऱ्या कोताऱ्यांपर्यंत प्रत्येकाच्या डोळ्यांतून पाणी आलं. छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सबकी आंखों में आंसू आ गए. गांव पोरका झालं. पूरा गांव जैसे कि ऑर्फन हो गया. आता फक्त आजीच्या दंतकथा. अब सिर्फ आजी की दंतकथा, स्टोरीज, लेजेंड रह गया उनका. घडलेल्या न घडलेल्या. कुछ तो एक्चुअल स्टोरीज है और कुछ न घडलेल्या, जबरदस्ती किसी ने स्टोरीज बना दी उनके बारे में. प्रत्येक गावात अशी एक आजी गावचा गोतावळा सांभाळून गेलेलीच असते. तो हर एक गांव में ऐसा कोई ना कोई एक आजी होती है जो पूरे गांव का गोतावड़ा यानी पूरे गांव के प्रॉब्लम्स को संभाल के गई होती है. आता गावगाडा बदलला. अब जो है ये गांव का जो सिस्टम है ये बदल रहा है. आजीला जागाच उरली नाही. आजी के लिए, ग्रैंड मदर्स के लिए कोई जगह ही नहीं बची है. अभी न्यूक्लियर फॅमिली चल रही है, नया जमाना है. अडचण फक्त उद्याच्या मुलांची. तो प्रॉब्लेम सिर्फ कल के बच्चों की है. त्यांनी अशा आजीची आठवण कुठली सांगायची. तो वो कल जैसा मैं आजी की मेमोरीज बता रहा हूँ तो वो ऐसा कौन सी आजी की क्या मेमोरीज बताएंगे, यानी ऐसा कोई उनको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा आज के ज़माने में. तो लेखक ने एक गांव की बुढ़िया के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. इसके हार्ड वर्ड्स आप अच्छे से समझ लो बच्चों. इसके क्वेश्चन आंसर्स हम पहले ही दूसरे वीडियो में दे चुके हैं. नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय.